इस सरकार में ना व्यापारी खुश है, ना किसान खुश है, ना आम आदमी खुश है। क्या हाल तो मंडियों का हो रहा है, सरसों अनाज रेरे माटी हो रहे हैं। तानाशाही पूरे देश में चल रही है। आप लोगों को पता है, पीछे अरविंद केजरीवाल को, जो एक ईमानदार मुख्यमंत्री था, उसको उठा के जेल के अंदर डाल दिया। ये हमें गहनता से विचार करना है और इस बात का जवाब हमें वोट से देना। इस बात का जवाब वोट से देना है। एक गरीब परिवार का बच्चा पूरे ईमानदारी से काम कर रहा था और उसको तानाशाही से जबरदस्ती, कोई उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं, कोई उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, और उसको उठा करके जबरदस्ती उठा के एक सीएम को उठाकर ऐसे ले गए जैसे कोई आम आदमी को लेके जाते। तो ये तानाशाही ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब हमें एक बहुत बेहतरीन मौका मिला है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव को आप लोग आंधी के रूप में बदल दो तो बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा और ये सरकार ऐसे बिखर जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो आपसे पूरी यही निवेदन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषणबाजी के भाई साहब को आगे लंबा सफ़र है, पर हम तो भाई साहब से ये कहेंगे कि हमारे लिए भी एक बहुत बेहतरीन मौका मिला है। दिल से, तन से, मन से आपके साथ है। एक चीज और ऐड कर रहे, देने की कोई लेने की है। और ईमानदारी की बात है, जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, हम 18-20 बंदे गुड़गांव में बैठे थे कहीं, उसी दिन हमने कसम खा ली थी कि तन मन धन से इस गवर्नमेंट के खिलाफ रहेंगे और जहां तक हिम्मत पड़ेगी इसको त्रस्त करें। बहुत बढ़िया। मटर चौक चंडीगढ़। देखो जी, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के अंदर बीजेपी ने 30 सीटों का नुकसान कर लिया। 50 सीटों का नुकसान। 30 सीटें कम से कम है। 400 पार को नारा 200 भी नहीं ले सकेंगे। 180 में रखेगा। 2 चरण का चुनाव में 400 तो भूल गए हो। 2 चरण का चुनाव है। अब एक हफ्ते के बाद 400 को नाम ना ले तो सभी 26 अप्रैल के बाद 400 खत्म हो गई। एक विचारों कर गरीब पानी हो तो उठा के भीतर गिर दी। ईमानदारी से काम कर रहे भाई बढ़िया बच्चा कहाँ कमाए, ये लोग कमाने नहीं दे रहे। सरकार एनडीए 10 साल में 1000 आदमियों को इसने विपक्ष के वित्तबन ठोक के इनकी संपत्ति जब्त करी है। क्या बीजेपी में सारे ईमानदार है? शाम को कटोरा लेके उम्मीदवार ही नहीं है। कांग्रेस को उम्मीदवार आ जब टिकट दे तो 6 उम्मीदवार दे जाना कांग्रेस। मुझे संपत्ति जब्त कर ली, रिश्तेदारों तक कर ली। और जो है, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब की सपोर्ट करो और कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर देखो, कांग्रेस की तो ऊपर सरकार बनेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 50+ होगा, चाहे वो 1+ हो जाओ और 20+ हो जाओ। और बीजेपी की लोग चाहे कुछ भी हो, मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर बीजेपी की लोकसभा की 2 सीटें आएंगी, तीसरी का कोई ढंग नहीं है। सुशील गुप्ता व्यापार के प्रधान है और हमारे बड़े भाई हैं, अपने विचार रखना। आदरणीय राव दान सिंह जी और समस्त व्यापारीगण और शहर से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों, हम भाई साहब को ये आश्वासन दिलाते हैं कि यहाँ एक परिवार की तरह है ये मंडी, और अब की बार पीछे कोई हो सके है कि इनकी भूल चूक से भाई कोई ज़्यादा इस पार्टी से कोई जुड़े हुए थे, बाकी अब की बार सभी ने ये मन कर रखा है कि भी इसने ज़्यादा तानाशाही कर ली बीजेपी ने। इस वजह से अब की बार भाई साहब का पूरा सहयोग अनाज मंडी भी करेगी, सारा क्षेत्र तो कर ही रहा है, बाकी अब की बार महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाई साहब को लाखों वोट मिलने के जा रहे हैं और यहाँ से 50-60 हजार वोटों की लीड तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ, ऊपर बढ़ जाए वो उसकी अलग बात है। बाकी हमारे क्षेत्र का ये बहुत सुनहरी मौका है
इस मौके को मेरी सभी से व्यापारी भाइयों से यही प्रार्थना है कि अब की बार तन मन धन से भाई साहब का सहयोग करना, यही प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि अपने भाई संजय जी, भाई विजेंद्र जी, भाई जगदीश डोडू, मोदी साहब, हमारे वर्तमान पार्षद भाई चेतन जी, राजेश जी, यशपाल जी, और यहाँ पर हमारे साथी एक पूर्व पार्षद विजय जी, भाई डॉक्टर तरुण जी, धन्ना सेठ जी, BL हमारे साथी पार्षद, भाई कैलाश जी, अनिल जी, और भाई सारे बेसिकली मीनू जी, डॉक्टर रणबीर जी, हमारे दामाद भाई रविंद्र जी, ठीक है ना। सम्मानित भाइयों, प्यारे दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, ये बात आप मेरे से पूर्व भाई संजय ने बहुत विस्तार से बताई कि आज 25 तारीख को ये मई को होने वाला जो चुनाव है वो कोई साधारण चुनाव नहीं है। इसको आप और में लेते हैं कि चुनाव तो आते रहे, होते रहे, सरकारें बढ़ती रही, बदलती रही, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बढ़ते रहे, बदलते रहे। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है, अगर हमसे कहीं भी चूक होती है तो दोबारा मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि आपको दोबारा चुनाव करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर चूक होगी तो जी आखिरी चुनाव है। मैं यही तो बता रहा हूँ ना, दोबारा चूक हुई तो जरूरत नहीं रहेगी। जिन लोगों का 400 पार का नारा है उसके दो पीछे मकसद। पहला मकसद तो ये है कि 400 पार का नारा देंगे तो लोग भ्रमित रहेंगे, जैसे कि विधानसभा में रहे थे कि यार 400 नहीं तो 350 आ जाएंगे, 350 नहीं 300 आ जाएंगे, 300 नहीं तो 250 आ जाएंगी, सरकार तो बढ़ा ही जाएगी, बीजेपी की सरकार तो बढ़े ही बढ़े। ऊपर से धन इनके पास इतना है जिसकी कोई हद नहीं। जिस भी धनाढ़ व्यक्ति को पकड़ते हैं उसको चाबी लगा करके उससे रिकवरी हो जाती है, पैसे में कोई मुकाबला नहीं। कल इनको प्रेस कंट्रोल में है, सट्टा बाजार में जाते हैं तो इनका कंट्रोल रहता है। आप ये बताइए मुझे कि कौन आदमी है जो आपकी सही पैरवी करेगा, कौन सा मीडिया का चैनल है जो आपकी सही चीजें दिखाएगा, कौन सा प्रिंट मीडिया का मालिक है, चीफ एडिटर है जो आपकी सही खबर लिख देगा। अगर ये परिस्थिति आपकी आज की तारीख में है तो आप मुझे ये बताइए कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। इसलिए इस चुनाव को साधारण चुनाव ना समझें, इस चुनाव को एक ऐतिहासिक चुनाव समझें। और उस ऐतिहासिक चुनाव का अभी भाई ने जैसे बताया कि सच्चाई की बात है, क्या कभी आपने कहते एक तरफ से तो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र और दूसरी तरफ से कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये इनके अपने जुमले हैं जिसके लिए कहते हैं। पहले सबसे बड़े प्रजातंत्र की तो दशा ये है कि आज से पहले कभी किसी मुख्यमंत्री को देखा था कि अपने ही घर से चोरों की तरह से निकल के जाए और हवाई जहाज छोड़ करके 2500 किलोमीटर का सफर कार से तय करे। ये ऐसा कभी नहीं हुआ जो झारखंड वाले मुख्यमंत्री का हुआ। दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति जिसका पोर्टफोलियो भी नहीं, जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं उसके पास, लेकिन दूसरे आदमी ने एक आरोप लगा दिया कि जब मैं गया था तो सब मैंने ये दिया था, ये भी थे वहां पर। समझ गए? आप सिर्फ इस आरोप के ऊपर उठा करके ना एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अब बंद कर देते हो, फिर संविधान कहाँ रह जाएगा। आप कहते हैं यहाँ कानून एसपी को करो जी, डीजी को करो जी। डीजी और एसपी का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से छोटा होता है और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एमएलए से छोटा होता है और एमएलए चीफ मिनिस्टर से छोटा होता है। तो आप चीफ मिनिस्टर को उठा के भीतर कर दिया तो आप किसको कहोगे? कौन आदमी आपकी पैरवी करने वाला? ये संवैधानिक संस्थाओं का सरेआम एक दुरुपयोग है। इसके अंदर आपको हमको सोचने की बात नहीं है, ये हर आदमी को दिल से सोचने की बात है, दिमाग से सोचने की बात है। अगर ये परिस्थितियां अगर भविष्य में भी रहती है तो आपका हमारा होगा क्या? साथ में ये जो कहे वो सत्य है और जो कहे वो झूठ है। इन्होंने 2014 के अंदर हरियाणा में नहीं दुनिया हिंदुस्तान में सत्ता प्राप्त की, पहली बार स्पष्ट बहुमत की बीजेपी। इससे पहले इवन राजनीति का आदमी, आम आदमी ये सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी फेवर करती है व्यापारी वर्ग का,
अब की बार तो सबसे पहले व्यापारियों को रगड़ा, सबसे पहले व्यापारियों को रगड़ा, ये नहीं। और इनका कोई आदमी हो और कितनी बड़ी चोर करके आ जाए या कितना ही बड़ा चोर हो, इनकी पार्टी में चला जाए तो पाक दामन हो जाता है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं किसी। वॉशिंग मशीन है, एकदम से स्नो वाइट जैसा कपड़ा आपका बेसिकली वो निकाल देता है। आप ये एक तराजू में तोल के देखें, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जिसका राज में एक 1885 की पार्टी है, 1885, और एक तरफ ये पार्टी है जो मेरे ख्याल से इसको 25 साल हुए होंगे भारतीय जनता पार्टी बनी। इससे पहले तो जनता पार्टी थी, जनता दल था, मिलती रही, अलग अलग पार्टियों में रही। 25 साल में जिस पार्टी ने एक तरह से संगठन को बनाया और 25 साल में हिंदुस्तान की ये हालत बना दी, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात कहते हैं 5 ट्रिलियन, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओगे, लेकिन आज कितने की है? आज 3 की भी नहीं है, 2.78, वो भी छोड़ दो आप। जब आपके हरियाणा की पोजीशन बताता हूँ, उससे आप अंदाजा लगा लेना। कोई भी भाई शक करता है, रामचंद्र यहाँ है, पत्रकार बैठा है, इसे यूँ पूछो 63% भाई, 63% आपकी गरीबी रेखा के नीचे, यहाँ का गरीबी रेखा के नीचे का लेवल आ गया हरियाणा का। जब हरियाणा में 63% गरीबी रेखा के नीचे है तो हरियाणा की आर्थिक स्थिति क्या रहेगी? और जब हरियाणा की आर्थिक स्थिति ये है तो भाई ऊपर क्या रहेगी? आप सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा बड़े विचार करें। राहुल जी ने पूरी यात्रा जो ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ की है, उसके अंदर उन्होंने इसी बात के लिए की हो। लोगों ने पूछा राहुल जी आपने यात्रा क्यों रखी? हम भी साथ रहे तो हमने भी पूछा जी आपने क्यों रखी? उन्होंने जो बात बताई वो बड़ी मतलब अच्छी बात थी। उन्होंने कहा मैं सत्ता के अंदर चारों तरफ से संगीनों से घिरा रहता हूँ, मुझे कोई बाहर निकलता तो जेड सिक्योरिटी आप हटिए, सबको धक्के मार के मिलने वाले लोगों को एक तरफ कर दिया जाता था। मुझे पता भी नहीं लगता था इसने धक्का मार दिया। मैं खुद बताता हूँ आपको एक उदाहरण, मेरी आंखों देखा हुआ कि यूथ कांग्रेस का कोई फंक्शन था और यूथ कांग्रेस नया बनाया था। हम उसके अंदर गए तो उस टाइम पे राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्या हुआ कि उनको नहीं पता था कमांडोज को कि आदमी उस कांग्रेस से प्रेसिडेंट है। वो प्रेसिडेंट होने के नाते सोचता है मेरी शक्ल दिखेगी, प्राइम मिनिस्टर के साथ चलने लगा तो उन्होंने उसको एक कोण मारी जोर से। वो तगड़ा था, अच्छा बड़ा तगड़ा था, उसने मारी, उसने उसके मार दी। तो 4-5 जो गनमैन थे उनके पास, चारों पांचों धड़ाधड़ मारी। राजीव जी ने यूँ देखा, ये बोले क्या है? तुम पता नहीं ये यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। तब जाके उसको सामने लेकर के आए। यानी ये परिस्थिति एक यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के साथ एक कमांडोज कर देते हैं, पॉइंट सिर्फ सिक्योरिटी का सामने। मान लिया उनका बात, भाई वो तो चलो ये होगी, अब भाई इस टाइम पे हत्या का। लेकिन राहुल जी कहते हैं मेरे पे तो ऐसी नहीं है कोई, मैं तो खुद लोगों से मिलना चाहता हूँ। राजीव जी भी मिलना चाहते थे इसीलिए गए, वैसे तो मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ। अब मैं मंत्री भी नहीं हूँ, मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ, प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ, और मैं सिंपल एक MP हूँ। अब मुझे ज़िंदगी में डर नहीं लगता क्योंकि मेरे घर से 2 शहादत हो चुकी है, मेरी दादी की, मेरे पिताजी। मैं डरता भी नहीं इस बात से। तो मैं जानना चाहता हूँ लोगों को कि हकीकत में इनकी वास्तविक ज़िंदगी क्या है, और वो तभी जान सकता हूँ जब मैं आम आदमी से मिलूँ। आपको कोई मिलने नहीं देगा तो आप पता कैसे लगेगा? तो उनका तरीका ये रहता था, एक रस्सी जैसे अपन खड़े हुआ गेट तक की 200 फीट की जो है ना रस्सी, वो चारों तरफ से सिक्योरिटी वाले घेर लेते थे। उसमें सिर्फ परमिट वाले या कोई जानकार है, जो कहे जी मेरा जानकार है, ये जिम्मेदारी मेरी है, ये आदमी इसको चेतन को भीतर भेज दो, तो रस्सी के अंदर कमांडोज भीतर जाने देते, तो नहीं जाने देते। राजीव जी की नज़र चलते, राहुल जी की नज़र चलते चलते देख लिया कि भाई एक गरीब आदमी है, रोको बुलाओ इसको। तो अबजड़ मच जाती थी मेरे को, तो उसको बुला के लेके आते थे, फिर बैठ के उससे बात करते, चलते थे मेरे साथ आ जाए। वो तो हमेशा के लिए खुश हो गया कि राहुल गांधी ने मेरे को बुला लिया। उसे पूछते तुम क्या करते हो, कितने बहन हो, कितने भाई हो, तुम्हारी आजीविका क्या है, तुम्हारे इकोनॉमिक साधन क्या है, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, घर में कोई दूसरा आदमी कमाने वाला है कि नहीं है, घर में कोई बीमार है, परेशान है। आज ये आदमी, सच्चाई की बात ये, ज़मीन से लेकर आसमान तक हर सच्चाई को जानता है। फिर दोपहर बाद में वो जितने भी
अच्छे सेक्टर्स जो होते थे, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे वकील, अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे मतलब सोशल वर्कर्स, उन सबको बुला करके 2 आदमी का पर डे उनसे मुलाकात का होता था। इधर